Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीईटी एग्जाम 2024 और ये राजस्थान जीके का भंडारा कुल 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज है 8 नंबर वाली। दोस्तों अगर आप कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं तो अंत तक आपको एहसास हो जाएगा वास्तव में आपने राजस्थान जीके का भंडारा का आनंद ले लिया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यानी विस्तृत व्याख्या सहित बताने वाला हूँ, तो आपको ये टेस्ट सीरीज अति महत्वपूर्ण लगेगी। कुल मिलाकर आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन क्या है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1937, 1928, 1938, 1941। तो ये पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है सीटी में 2023 में। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना ये कब हुई। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। यहाँ पर देखो विस्तृत व्याख्या सहित भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की बात करें तो 1928 और भरतपुर प्रजा मंडल की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है मार्च 1938 में। किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी में जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। और अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल यादव। अध्यक्ष कौन थे, गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय। कोषाध्यक्ष की बात करें तो मास्टर आदित्येंद्र नाथ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, हटुंडी अजमेर में किसके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई। हटुंडी अजमेर में किसके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई। अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। तो हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पर देखो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। हरिभाऊ उपाध्याय ग्वालियर के थे लेकिन अजमेर को अपनी कर्मभूमि बनाया और गांधी आश्रम की स्थापना की हटुंडी अजमेर में। 1927 में इनके द्वारा सस्ता साहित्य मंडल की भी स्थापना की गई। सस्ता साहित्य मंडल याद रखें। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ पर जल्दी से चलेंगे ताकि आपका समय खराब ना हो और कम समय में बहुत सारा कंटेंट पढ़ सके। विजय सिंह पत्तिक ने किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार कर दिया था। विजय सिंह पत्तिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर दिया था। नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान, युगांतर या प्रताप। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प डी होगा, प्रताप। प्रताप समाचार साप्ताहिक पत्र। यहाँ पर देखो व्याख्या, प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र और इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। चौथा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया। इन ठिकानों में से बताना है जिसने चौरी कर लगाया था। कुचामन है, डीडवाना है, बेंसरोडगढ़ है, बिजोलिया है। विकल्प डी आपको याद रखना है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर। 1903 में बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने ठिकाने के साथ किसानों पर कन्या के विवाह के अवसर पर चौरी कर लगाया था, 5 रुपये का कर। और किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी कन्याओं का विवाह करना ही बंद कर दिया और राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर समाप्त कर दिया तथा लगान भी 40% कर दिया था। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है। झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन, सीताबाड़ी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला यह राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है दोस्तों। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा, झालरापाटन। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक माह में चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है और इसकी शुरुआत हुई थी
झाला जालिम सिंह द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? यह जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, लेकिन कब किया गया सन बताना है आपको। तो 1974 है, 1949, 1986, 1956। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? हाँ, यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होने वाला है, विकल्प बी हो जाएगा, 1949, विकल्प बी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये विजय स्तंभ स्थित है और ये 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत है। इनमें सीढ़ियाँ कितनी है? 157 सीढ़ियाँ। और निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। क्यों करवाया था? अरे सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर मालवा विजय 1437 याद रखे। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ये फैक्ट याद रखेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर तुरंत देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। आधार की चौड़ाई की बात करें तो साथियों, ये जो इमारत है विजय स्तंभ, इसकी आधार की चौड़ाई 30 फुट याद रखें। और प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी यानी विष्णु मंदिर है और इसलिए ही उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द का उल्लेख है और इसके चारों ओर मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? मूर्तियां, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। 8वीं जो मंजिल है इस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है जिस पर कोई मूर्ति नहीं। और 9वीं मंजिल पर क्या है? तो 9वीं मंजिल पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर अत्रि महेश यानी अभी कवि द्वारा मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई और इस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। किसका वर्णन है? राणा कुंभा की विजयों का वर्णन किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। यह भी जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इस इमारत का शिल्पी कौन था? जेता। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। 7 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब कौन से किले में है? शेरगढ़, नागौर है, गागरोन है, सिवाना। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब, अरे यहाँ पर तो विकल्प बी सही होगा साथियों। विकल्प बी, नागौर। अकबर राजस्थान क्षेत्र के राजपूताना राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। अकबर राजस्थान के क्षेत्र में राजपूताना राज्यों पर क्या करना चाहता? कब्जा करना चाहता था। अकबर लगभग 1 वर्ष तक नागौर में रहा और शुक्र तालाब भी बनवा दिया था इसने। नवंबर 1570 में राव कल्याणमल ने नागौर में मुगल बादशाह अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। किसने? नवंबर 1570 में राव कल्याणमल ने नागौर में मुगल बादशाह अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। मारवाड़ राठौड़ मुगलों के घनिष्ठ सहयोगी थे। मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने राजपूत शासकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की एक सचेत नीति का पालन किया। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राठौड़ों ने इस क्षेत्र में मुगल वर्चस्व के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इससे अकबर क्रोधित हो गया, अकबर को गुस्सा आ गया और इनसे अकबर क्या हो गया? क्रोधित हो गया। तो फिर उसने क्या किया? उसने अधिक से अधिक रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। नागौर दुर्ग के बारे में देखो, यहाँ पर नागौर दुर्ग के बारे में, इसके निर्माण के बारे में वैसे तो प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 2री शताब्दी में नागवंश के क्षत्रिय राजाओं के द्वारा करवाया गया। अकबर ने नागौर दरबार वर्ष 1570 के दौरान दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया।
तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो आप यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों। इतनी सारी जानकारी देखो मैंने, जैसे लगता है आप किताब ही पढ़ रहे हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप यहाँ पर बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, लोद्रवा प्रसिद्ध है। ये जो लोद्रवा है ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर बताना है। जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, गुर्जरों के लिए। तो लोद्रवा जैसलमेर, यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा साथियों। विकल्प ए जैनियों के लिए प्रसिद्ध ही है। महत्वपूर्ण जानकारी देखो, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी कौन है, मूमल। और लोद्रवा कभी जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी रही। कालांतर में राजधानी जैसलमेर स्थानांतरित होने पर लोद्रवा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ के कलात्मक जैन मंदिर बहुत आकर्षक है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की बात करें तो साथियों याद रखें पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर ये आप याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। तो साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, अरे सही विकल्प सी होगा साथियों, महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह याद रखे, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। और व्याख्या सहित देखो, यहाँ पर जगत सिंह ने राजमहल उदयपुर में चित्तौरों की ओवरी यानी तस्वीर को कारखानों की स्थापना की। जगत सिंह ने क्या किया, राजमहल उदयपुर में चित्तौरों की ओवरी इनकी स्थापना की। और महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में प्रमुख चित्रकार की बात करें तो साहिबदीन और मनोहर थे। यहाँ पर देखो शुक्रक्षेत्र महात्यम, शुक्रक्षेत्र महात्यम साहिबदीन द्वारा चित्रित है ये। और साहिबदीन चित्रकार का संबंध जयपुर शैली से हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन क्या है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से हैं। भवई नृत्य हैं, चवरी नृत्य हैं, या फिर कालबेलिया नृत्य, तेरहताली नृत्य। तो फल्गुबाई का संबंध, अरे ये कौन सा नृत्य करती थी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। विकल्प बी चरी नृत्य। चरी नृत्य का मुख्य केंद्र किशनगढ़ है और गुर्जर जाति का लोक नृत्य है ये। और फल्गुबाई नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सुनीता रावण की बात करें तो, अरे सुनीता रावण नहीं है यहाँ पर, सुनीता रावत। सुनीता रावत ये नृत्यांगना है, चरी नृत्य से संबंधित है। और फल्गुबाई का संबंध किशनगढ़ अजमेर से हैं। और वर्तमान में श्री मोहन सिंह गौड़ भी इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। अब देखो आगे आगे क्या है, क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन क्या है, कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। खड़ताल है, मशक है, शहनाई है, अलगोजा है। तो यहाँ पर देखकर बताओ कौन सा वाद्य यंत्र ऐसा है जो तीन से अलग है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा रे, अरे विकल्प ए सही होगा दोस्तों। खड़ताल ये तीनों से अलग है, ये तो सुशिर वाद्य यंत्र है। ये क्या है, ये तो सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मारकर बजाए जाते हैं। मशक, शहनाई, अलगोजा। जबकि खड़ताल जो है ये घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, घन वाद्य यंत्र। खड़ताल घन वाद्य यंत्र है और एक तारे के साथ बजाया जाता है। कहाँ पर, अरे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र याद रखें। और खड़ताल का जादूगर की बात करें तो, खड़ताल का जादूगर की बात करें तो साथियों याद रखें सदीक खां मांगनी यार। अरे सदीक खां मांगनी यार ये आपको याद रखना है। मशक बकरी की खाल और मोम से निर्मित होता है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये और खांक में दबाकर बजाया जाता है। मशक के बारे में ये याद रखें। और क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर।
और कौन इसे कौन बजाते हैं? नाथ और जोगी। शहनाई की बात करें तो साथियों देखो, शहनाई जो है ये सुशिरवादी यंत्र है और ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सुशिरवादी यंत्रों में। चिलम के आकार का होता है और मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ये कब बजाया जाता है? मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। मशक, शहनाई, अलगोजा आदि सुशिरवादी यंत्र है दोस्तों। यहाँ पर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान, तिमणिया गला, रमजोल कलाई, तगड़ी कमर। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। सुरलिया कान ये भी सही है, तिमणिया गला और तगड़ी कमर। लेकिन ये जो रमजोड़ है ये कलाई पर नहीं, ये पैरों का आभूषण है, पैर पर बांधा जाता है रमजोड़। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को कौन सी चित्रशैली से संबंधित है ये? तो किशनगढ़ है, देवगढ़ है, शाहपुरा है, उनियारा। यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों विकल्प बी, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रीधर अंधारी को दिया जाता है, श्रीधर अंधारी को। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके बारे में देखो विस्तृत व्याख्या सहित देख लेते हैं। देवगढ़ ठिकाना, देवगढ़ ठिकाना महाराणा जयसिंह के समय 1680 में द्वारिकादास चुंडावत द्वारा स्थापित किया गया और यह मेवाड़ पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। मेवाड़ पेंटिंग स्कूल का हिस्सा। यह शैली मारवाड़ जयपुर मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। और प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो बगता, चौका, नंगा, इसके बाद में देखो हरचंद, बैजनाथ, ये प्रमुख चित्रकार है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। आगे देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 8, 10, 14, 16। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प सी 14। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 14 खंडों में है दोस्तों। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। और इसके रचयिता कौन है बातारी फुलवारी? अरे विजयदान देथा, याद रखे। इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। 14 खंड है और रचयिता कौन है? विजयदान देथा। और 10वें खंड के लिए विजयदान देथा को साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया, ये आपको याद रखना है। पर देखो अगला क्वेश्चन है, मुक्ति नामक कविता की रचयिता कौन है? मुक्ति नामक कविता की रचयिता आपको बताना है। कीर्ति शर्मा है, मिठीस निर्मोही, विजय वर्मा, आशा पाराशर। मुक्ति नामक कविता के जो रचयिता है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी आपका सही होने वाला है। विकल्प बी में क्या है? मिठीस निर्मोही। विकल्प बी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? अरे भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं कमर पर एक वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं? जामा, कच्छाबू, पोत्या, खोयतू। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अरे विकल्प डी में क्या है? खोयतू। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो साथियों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 4 हाथ वाला लोक देवता कौन है? 4 हाथ वाला लोक देवता कला जी, मलिनाथ जी, फता जी, झुंझार जी। 4 हाथ वाला लोक देवता जो है यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। विकल्प ए कला जी। यहाँ पर देखो विस्तृत जानकारी इसके बारे में। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1567-68 के दौरान अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब उदय सिंह किले का भार जयमल मेड़तिया तथा फत्ता सिसोदिया को सौंपकर जंगल में चले गई। जयमल मेड़तिया अकबर की बंदूक संग्राम सिंह की गोली से घायल हो गए और घायल अवस्था में जयमल को कल्ला राठौड़ ने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। तब 2 हाथ जयमल के तथा 2 हाथ कल्ला जी के हाथों में तलवार थी और दोनों वीरगति को प्राप्त हुए।
तो इस प्रकार आप याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और इनकी पूजा ज़्यादा दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। और प्रमुख मंदिर की बात करें तो साथियों प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, सामलिया डूंगरपुर, जहाँ पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये प्रमुख मंदिर सामलिया डूंगरपुर याद रखें और इनकी पूजा दक्षिणी राजस्थान में होती है। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले लोक देवता है। तो ये हैं इनकी महत्वपूर्ण जानकारी। कल्लाजी की प्रमुख पीठ की बात करें तो रनेला रुंडेला याद रखें उदयपुर। और कल्लाजी की छतरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, 4 खंभों वाली छतरी है ये। और वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के यानी जाट के कुल देवता है और जन्म रीडी गांव बीकानेर। और वीर फत्ता जी की बात करें तो जालोर के लोक देवता है ये। और प्रमुख मंदिर है सातू गांव जालोर। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और इनके थान कहाँ पर है, इनका थान है अरे बबूल वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। किसका, फत्ता जी का। मल्लीनाथ जी के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक रह चुके ये, लेकिन बाद में अपने गुरु उगमसी भाटी की प्रेरणा से धार्मिक प्रवृत्ति हो गई। और प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी किनारे मेला लगता है। राजस्थान का ये सबसे प्राचीन पशु मेला है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है। मलिक शाह की मस्जिद की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखना मलिक शाह की मस्जिद ये कहाँ पर है, झालावाड़, बारा, जालोर, राजसमंद। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, जालोर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है, जालोर में है, विकल्प सी। और देखो यहाँ पर जानकारी, यह मस्जिद जालोर दुर्ग में है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय करवाया गया था। 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है। अब यहाँ से भारत का जी के आ गया क्या, चलो देख लो, 2-5 क्वेश्चन है ये। भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है, इसका सही विकल्प आप बी याद रखें, विकल्प बी। 35 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में यह शुष्क क्षेत्र है। भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत बताओ। 14.8, 16.9, 13.5 या 13.3। विकल्प सी होगा यहाँ पर, विकल्प सी में क्या है, 13.5। 13.5% याद रखिएगा यहाँ पर, ये अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया। ईसरदा बांध की बात हो रही है। ईसरदा बांध किन जिलों में है, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा, विकल्प बिल्कुल सही बात है। ईसरदा बांध के बारे में आपको याद रखना है, टोंक और सवाई माधोपुर, विकल्प ए सही होगा दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये बनास नदी पर बनाया गया है। और 22 नंबर का क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, करौली। तो शेरगढ़ बारा ये सांपों की शरण स्थली है दोस्तों। तो इसके बारे में ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के बारे में आपको याद रखना है 8167 वर्ग किलोमीटर, अरे 8167 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है और परवन नदी इसी से होकर गुजरती है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। जो सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, ये आपको यहाँ पर बताना है। शुष्क पश्चिमी मैदान है, अति शुष्क
आंशिक सिंचित क्षेत्र है या फिर आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प बताओ। विकल्प बी, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो यह भी आप याद रखें। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? बीथड़ी परियोजना जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। विकल्प डी में क्या है? जोधपुर। यहाँ पर आप सही करें, फलोदी होगा। यहाँ जोधपुर आया हुआ है विकल्प में, तो फलोदी याद रखेंगे वर्तमान जिलों के अनुसार। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर या जैसलमेर, पाली, जोधपुर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा बी, विकल्प बी 2010, याद रखें। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में कौन से भाग में सर्वाधिक मक्का बोई जाती है, सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी पूर्वी या मध्यवर्ती, पूर्वी, उत्तरी? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी, दोनों याद रखें। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। राजस्थान के कौन से भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प डी सही होगा, धौलपुर। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है भरतपुर टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती में, आबू पर्वत क्षेत्र में। तो खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर विकल्प ए भरतपुर और टोंक वन विभाग में, ये आपको याद रखना है। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है भरतपुर और टोंक वन विभाग में। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है यहाँ पर। माराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई या यशवंत सिंह नाहर। तो राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा साथियों। विकल्प ए संग्राम सिंह, याद रखें यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा का विपक्ष का नेता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होने वाला है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी में क्या है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये इसमें शामिल नहीं होता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000 है, 20,000 है, 25,000 या 30,000? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प सी 25,000, ये जुर्माना लग सकता है।
और इसके बारे में आपको याद रखना, ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले लोक प्राधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले लोक प्राधिकारी के खिलाफ क्या कर सकता है, आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। और आयोग 2,500 से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में देखो 33 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के गोयल, हीरालाल देवपुरा, MC सुराणा, SK घोष। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए के गोयल। ये आपको याद रखना है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। इसका पूरा नाम है कृष्ण कुमार गोयल, और इनका कार्यकाल याद रखें 1995 से लेकर 2000 तक ये राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 1953 याद रखेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों याद रखें, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 60 दिन। 60 दिन याद रखें। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 दिन। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर। वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प आपको यहाँ पर बताना है ए, भैरों सिंह शेखावत के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, NK सिंह, अजय नारायण। यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा दोस्तों, NK सिंह याद रखें आप, NK सिंह। 38 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प ए होगा, 2010। विकल्प ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी, इसके बारे में आपको बताना है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ए, M विश्वेश्वरैया याद रखें। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना या कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर भी इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प आपको याद रखना है, विकल्प डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया। ये विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बैंक के द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की प्रेरणात्मक विधि है? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प आपको याद रखना है। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बैंक दर, विकल्प डी। विकल्प डी आप यहाँ पर याद रखेंगे।
43 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपको बताना है यहाँ पर 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर आरबीआई, सचिव वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको याद रखना है दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी सही होगा, सचिव वित्त मंत्रालय। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के, जबकि अन्य नोटों पर हस्ताक्षर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित क्या है? पर्यावरण संरक्षण है, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, हरित गृह प्रभाव, हरित जीएनपी गणना। यहाँ पर हरित क्रांति की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा? विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, विकल्प बी याद रखें। क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, दूसरा स्थान है दोस्तों। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में ही दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी याद रखें, मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। अगर भारत में बात करें तो प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? लाखेरी, डबोक, ब्यावर, गोटन। तो राजस्थान में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना ये कहाँ पर स्थापित हुआ? अरे विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। कितनी बार आ गया ये टेस्ट सीरीज में हमने डाला ये क्वेश्चन, लाखेरी, बूंदी। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर 47 नंबर की बात करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? वह जिला बताना जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित नहीं है। पाली है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर है। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? पाली। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा दोस्तों। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? विकल्प ए एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 49 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन पवन। विकल्प सी ऑपरेशन सर्द हवा, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प सी। और दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, बेंगलुरु, उदयपुर, अगरतला, नागपुर। विकल्प आपका यहाँ पर सही क्या होगा? डी सही होगा, विकल्प डी नागपुर। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, ये नागपुर में। विकल्प डी। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन देखे हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है ये 2023 के सीईटी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और विस्तृत रूप में हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो आपको इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।